दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ। उसने मेरे दिल पे एक खास जगह बनाई है। मैंने इस मूवी को परसों ही देखा है और सच माने तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी में इस मूवी ने जगह बनाई है। IMDb पर 9 की रेटिंग रखने वाली यह मूवी देखी है मैंने सोनी लिव पर और ये बनी है तमिल लैंग्वेज पे। मेरी रिस्पेक्ट साउथ मूवी पे बढ़ती जा रही है, जिसने एक पायदान और बढ़ी है इस मूवी की वजह से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा क्या खास है इस मूवी में, आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको मूवी की कहानी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस मूवी के सबसे बेस्ट चीज क्या लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी का नाम है कदेसी विवासाई यानी आखिरी किसान। मूवी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के गांव से, जहां 80 साल का मायंडी नाम का बूढ़ा आदमी अपने खेत में खेती कर रहा होता है। उस गांव ने अपनी खेती करना सभी ने छोड़ दिया था, क्योंकि खेती में किसान को मुनाफा नहीं होता था। लेकिन मायंडी ऐसा नहीं सोचता था, इसलिए वह हर साल अपने खेत को जोतता था, क्योंकि बाकी गाँव वाले या तो शहर चले गए और उन्होंने अपना दूसरा काम छोड़ लिया। मायंडी स्वभाव से सरल और शांत होता ही है, पर उसके साथ ही उसकी ईमानदारी उसकी पर्सनालिटी को ऐसा बनाती है सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मायंडी के परिवार में कोई नहीं है, ना कोई बीबी और ना कोई बच्चा। वह अपना खाना खुद बनाता है, वह सारे काम भी खुद ही करता है। लेकिन गांव में उसकी मुंह बोली बहन रहती है और उसका मुंह बोला पोता भी। अब एक दिन मायंडी बाजार में अपने अगले फसल के लिए बीज खरीदने जाता है। दुकान पे जाकर वह बेस्ट क्वालिटी का बीज मांगता है। दुकानदार उसको एक पैकेट देता है और कहता है, बाबा ये सबसे बेस्ट बीज है, इससे तुम्हारी फसल पहले से भी ज्यादा बेहतर आएगी और देख लेना अगले साल फिर से तुम यही बीज मांगोगे। मायंडी उसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, अगले साल मेरे फसलों में इतने बीज हो जाएंगे कि मैं उनसे ही खेती कर लूं। वो दुकानदार कहता है कि बाबा ऐसा नहीं होगा, ये हाइब्रिड बीज है, इसमें सिर्फ एक ही बार फसल उगेगी और उसके बाद इसके अगले नस्ल के बीज फल नहीं बना पाएगी और इनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इस बात पर मायंडी गुस्सा करता है और कहता है, किस गधे ने इसको बनाया है, उसको तब पता चलेगा उसका बेटा ही बाप नहीं बन पाएगा। इस बात पर दुकानदार हंसने लगता है और मायंडी बिना बीज लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम मूवी में एक चीज नोटिस करते हैं, इस उम्र की वजह से मायंडी को थोड़ा कम सुनाई देता है। अब कुछ दिनों बाद गाँव में बिजली गिरती है और एक बहुत पुराने पेड़ को जला देती है, जिससे गांव वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि वह इसे अपशगुन मानते हैं। इस बात को लेकर गांव में एक पंचायत बनाई जाती है, इसमें सरपंच कहता है कि भगवान हमसे रूठे हैं, इसलिए हमको पूजा करके उनको धान अर्पित करना चाहिए। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि गांव में तो कोई खेत नहीं कर रहा है, तो फिर धान कहाँ से आएगा। इस बात पर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मायंडी बाबा ही खेती करते हैं, हमें उनसे इसके लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। अब दो बूढ़े लोग मायंडी के पास जाते हैं और वह पूजा के लिए धान को चढ़ाने के लिए बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम पास में ही खेती की थोड़ी सी जगह में धान उगाओ, ताकि हम सभी देवताओं के लिए धान अर्पित कर सके और उनकी पूजा कर सके। मायंडी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ही अपने खेत में एक हिस्से में अपने दो बैलों के साथ जुताई में लग जाता है। इस बीच मूवी में एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार विजय सेतुपति की, जो इस मूवी में एक यूनिक किरदार निभाने वाले हैं और इस किरदार का नाम है रामाया। दरअसल रामाया इस गांव में रहता था, को एक दूसरी गांव की लड़की से प्यार होता है। लड़की के माता पिता को ना मानने पर लड़की ने जहर खा लिया और वो मर गई। अब रामायण ने भी उसके मरने के बाद कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि वो अभी भी उसके नजदीक है, उसके साथ है, इसलिए वो अपने साथ हमेशा दो बैग रहता था, एक उसका और एक उसकी गर्लफ्रेंड का। और ठीक उसी तरह जब भी वो खरीदता या खाता तो दो ही खरीदता, चाहे वो चाय हो या कुछ और। उन्हीं बैग को जगह जगह लेकर मंदिरों में घूमता था और कभी कभी गाँव वापस आ जाता था। गाँव के लोग अब उसे पागल समझते थे, उसकी बातों पर अब यकीन नहीं करते थे। या हमें पता चलता है कि रामायण जब भी इस गाँव में आता हमेशा मायंडी के घर में रुकता, क्योंकि इस गाँव में उसकी बातों को सुनने वाला अब कोई भी नहीं होता। रामायण जब भी मायंडी के घर आता तो उसका पूरा ध्यान रखता। इस बार भी आने पर भी रामायण को खाना खिलाता है, उसको खाने की 2 प्लेट देता है, एक उसके लिए और एक उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। अब खाना खाते खाते रामायण मायंडी को सभी मंदिरों के दर्शनों के बारे में बताता है और रात होने पर थककर वही सो जाता है। इसके बाद अगले दिन रामायण अपने दोनों बैग उठाता है और अगले मंदिर के लिए रवाना हो जाता है। उधर गाँव में भी पूजा का दिन नजदीक आ जाता है, जिसके लिए एक घोड़े की मूर्ति और घड़े की जरूरत होती है। इसलिए मायंडी का पोता रपन और उसका दोस्त सुरेश कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार उनसे कहता है कि मैंने ये काम बंद कर दिया है, मेरे साथी भी इस काम को अब नहीं करते, कि उसमें कोई कमाई नहीं होती। रपन अब उनको अपनी गांव की पूजा के बारे में बताता है तो कुम्हार उसे कहता है कि मेरे पास मिट्टी भी नहीं है, अगर तुम लोग मिट्टी लेकर आओ मैं तुम्हारे लिए मूर्ति और घड़ा बना दूंगा। सुनकर रपन और सुरेश अब अपने गाँव के तालाब के पास चले जाते हैं,
जहाँ पुलिस का पहरा होता है कि इलीगल तरीके से कोई मिट्टी चुरा ना पाए। दोनों पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, सारी बात बताते हैं। पुलिस वाला उनसे कहता है कि मैं ऑन ड्यूटी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए 2 दिन बाद मेरी ड्यूटी एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में लगने वाली है। तब तुम चुपचाप आकर जितनी मिट्टी तुम्हें चाहिए और फिर किसी को भी मत बताना। इधर माइंडी भी अपने खेतों के लिए जोरों शोरों से काम पे लग जाता है। उसको अकेले इतना काम करके देख उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है। वो माइंडी के लेकर एक पेड़ के पास चली जाती है। यहाँ कुछ औरत इकट्ठी होकर बैठती होती है। दरअसल उन औरतों को बैठने के लिए पैसे मिलते हैं ताकि गवर्नमेंट की एक स्कीम के लिए उनकी फोटो छपने लगे। औरतें वहाँ से ना जाए, इसलिए एक औरत वहाँ से अलग बैठती है। माइंडी की बहन उसको खेत में चलकर मदद करने के लिए कहती है। सरकारी औरत सभी से कहती है कि कोई भी इधर से गया तो पैसे नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप यही बैठी रहो। सुनकर कोई भी माइंडी के खेत में मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तो माइंडी अपनी बहन के साथ वापस काम करने आ जाता है। दोनों भाई बहन मिलकर अब खेत में काम करते हैं। उसके बाद उसकी बहन भी थक जाती है। माइंडी ये देख लेता है, अपनी बहन को भी वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वह बेचारा पूरे दिन सारे पौधे को लगा देता है। कुछ दिनों बाद माइंडी के घर पर एक प्रॉपर्टी डीलर आ जाता है। सो उसकी खेत को बेचने के लिए कहता है कि गांव में सभी लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं, उनको भी उसको बेच देना चाहिए। कि आप कब तक खेती करेंगे, आपकी तो उम्र भी हो चुकी है। जमीन बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपने बुढ़ापे को काट लेना। ये सुनकर माइंडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसका हकदार खुद को नहीं मानता। मेरा हक इस जमीन को फसल उगाकर खुद को पालना है। और अगली बार अगर तुम इस जमीन के बारे में मुझसे फिर से पूछने आए तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वहाँ से वह डीलर बड़बड़ा के वहाँ से निकल जाता है। कि सोचता है कि आखिर कैसे इस जमीन को हासिल किया जाए। अगले दिन माइंडी अपने खेत में दोनों बैलों को लेकर पहुँचता है। अब वहाँ उसे 3 मोर मरे हुए दिखते हैं, जिसमें से एक मोरनी होती है और 2 छोटे बच्चे। इस चीज को देखकर माइंडी को बहुत दुख होता है कि उस गाँव में मोर की पूजा की जाती थी। भारी मन से वो तीनों को उठाता है और एक जगह अपनाने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो एक अनजान आदमी उसको ऐसा करते हुए देखता है। वो आदमी उनको मोरों से मांगता है। तो माइंडी उसे कहता है कि ये मरे हुए मोर है, तुम इनका क्या करोगे? मैं इनको देखकर पहले से ही बहुत दुखी हूँ। जाओ भाई, तुम अपना काम करो। के काम को खत्म करके माइंडी जब वापस आता है तब देखता है कि रामाया भी उसके घर पर है। तो एक मंदिर घूमकर आया है। बातों ही बातों में रामाया उस दिन की सारी बात बताता है। मैं उससे कहता है कि बाबा तुम दुखी मत हो, जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। तो हो सकता है कि भगवान में तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा भी लिखा हो। ये सुनकर माइंडी को सुकून तो मिलता है, लेकिन सरल स्वभाव का होने की वजह से वो बेचारा मोरों की मौत से इतना दुखी होता है कि उस रात खाना भी नहीं खाता। अगले दिन जब माइंडी अपने खेत में चला जाता है तब एक पुलिस कांस्टेबल आता है। वो कहता है कि मैं एक कांस्टेबल हूँ, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है कि तुमने 3 मोरों को मारा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। कांस्टेबल माया को पकड़कर थाने लेकर आता है, जहाँ एक इंस्पेक्टर कांस्टेबल से पूछता है कि पिछले साल में भी उस गाँव में कुछ मोर मरे हुए मिले थे, लेकिन गाँव वालों ने हमें आने नहीं दिया। तो जो भी है, क्या उस बूढ़े आदमी में कोई आईविटनेस है? इस पर वह कांस्टेबल उस आदमी को दिखाता है जिसको माइंडी को मोरों को दफनाए हुए देखा था। गांव में माइंडी को ना देखकर उसकी बहन घबराने लगती है। वह फौरन कृपन को उसको ढूंढने के लिए भेजती है। कृपन उसको ढूंढने लगता है तब पूरे गांव को पता चलता है कि माइंडी को पुलिस उठा के चली गई। इसके बाद कुछ गांव वाले मिलकर पुलिस के पास जाकर उसके छोड़ने की बात कहते हैं कि सर आपसे कोई गलतफहमी हुई है, पूरे गाँव में इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। आदमी चिट्ठी मारने के लिए पाप मानता हो, वह आदमी की हत्या कैसे करेगा? पुलिस वाला उनकी सारी बातें सुनता है लेकिन उनको नहीं छोड़ता। वह अगले दिन माइंडी को कोर्ट में पेश किया जाता है। इस दौरान पुलिस वाले से वह पूछता है कि क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? अब जज अपनी कुर्सी पर बैठती है और केस की पूछताछ शुरू होती है। वो माइंडी से पूछते है कि आपने उन मोरों को मारा है? माइंडी बोलता है कि मैं उनको क्यों मारूंगा, और तो साक्षात भगवान की सवारी है, और तो मेरे खेत में पहले से ही मरे हुए चुके थे, मैंने तो बस दफनाया है। इसकी इस मासूमियत को देखकर जज साहब आगे कुछ नहीं पूछती। वो पुलिस से कहती है कि क्या किसी ने इनको मोरों को मारते हुए देखा है? पर वो कांस्टेबल आई विटनेस बुलाता है। वो उनसे पूछते है क्या तुमने उनको मोरों को मारते हुए देखा? वो आदमी उनको सच बोलता है। वो कहता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था ये मोरों को दफना रहे थे, मैंने मारते हुए नहीं देखा। इसके बाद जज इस कांस्टेबल के बारे में देखती है। वो उनसे कहती है, उसके पहले ही माइंडी उससे कहता है कि बेटा मैं अपने घर जा सकता हूँ, मैं अपने खेत को ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, अगर मैंने पानी नहीं दिया तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर जज समझ जाती है कि ऐसा आदमी एक शांत और मासूम हो, इस तरह का काम नहीं कर सकता। इसके बाद वह सबसे पहले उस कांस्टेबल को डांटती है और कहती है क्या तुम ऐसे ही बूढ़े लोगों को पकड़ के लाओगे?
इसके बाद वो पुलिस से कहती है कि मिस्टेकन केस फाइल का ऑर्डर दे रही हूँ, जिसकी रिपोर्ट मुझे 15 दिन में मिलनी चाहिए। इसके बाद वो धीमी आवाज में कहती है कि बाबा आपको 15 दिन और रिमांड पे रहना होगा। उसके बाद आपकी केस की रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आपकी खेत की देखभाल कांस्टेबल साहब करेंगे जो आपको पकड़ के लाए थे, और डेली अपने समय पे आपके खेतों में पानी लगाएंगे और आपकी फसल का ध्यान रखेंगे। पीछे से माइंड कुछ भी नहीं समझ पाता, उसको पहली बार जेल जाना पड़ता है, वो भी बिना किसी गुनाह से। इस बीच वह कांस्टेबल जज के हिसाब से माइंड के खेत में समय के पानी देकर जाता रहता है। शुरू में उसे काफी तकलीफ होती है, बाद में उस काम को उससे एंजॉय करने लगता है। ना तो इसे कोई स्ट्रेस होता है और ना ही कोई वर्क प्रेशर। उधर जेल में माइंडी को एक लड़का मिलता है और उसे खेती के बारे में जानने लगता है, मतलब बीज कैसा इस्तेमाल किया जाए, पानी कितना और कब दिया जाए। वो माइंडी से कहता है कि बाबा जब मैं जेल से निकल जाऊंगा मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मैं उस पर आपकी तरह ही खेती करूंगा। 15 दिन पूरे हो जाते हैं, गाँव वाले भी माइंडी का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा ही माइंडी की रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाता। इसलिए जज फिर से कांस्टेबल को गुस्सा कर देती है, जल्दी से अपने एसआई साहब से कहो तो इस रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सबमिट करे, क्योंकि इनकी देरी की वजह से उस बूढ़े आदमी को जेल में रहना पड़ रहा है। इस बार इस कांस्टेबल को माइंडी के लिए काफी बुरा लगता है। बेचारा माइंडी कुछ दिन के लिए फिर जेल वापस भेजा जाता है। असल में उनसे उससे ज्यादा खेत की चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने लोगों को दान देने का वादा किया था। खैर उधर सभी लोग माइंडी को ना आने के लिए सभी दुखी होते हैं, और इस बीच कृपन सुरेश के साथ ढपली वाले को न्योता दिया जाता है। दरअसल साउथ में किसी भी पूजा में ढपली का बुलाने का रिवाज होता है, इसमें उस पूजा में गाना भी बजाना होता है। ढपली वाले कहते हैं कि हम जरूर आएंगे, लेकिन गांव के किसी बड़े बूढ़े आदमी को हमसे बुलाने आना होगा। सुनकर कृपन और सुरेश वापस चले आते हैं। इसके बाद गाँव के एक कैरेक्टर को देखते हैं, इसका नाम योगी होता है। उसके पास एक हथनी होती है जिसको वो अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। जब वो माइंडी के खेत के पास से गुजरा होता है तो वही प्रॉपर्टी डीलर वहाँ से खड़े हुए दिखाई देते हैं। योगी उनसे कहता है कि आप जिस दिन तुम माइंडी के पास जमीन के लिए पूछने आए थे, उनसे अगले दिन से माइंडी पापा जेल में है। उनसे वो डीलर अपने उन मोरों को नहीं मारा, क्योंकि उनसे कहता है कि अरे मैंने तो मोरों को नाम भी नहीं लिया। ये बोलकर वहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है। अब अगले दिन कृपन गाँव के कुछ बड़े बूढ़े लोगों को अपने साथ लेकर डपली वालों के साथ न्योता देने चला जाता है। लोग अपने डपली वालों के कुछ रीति रिवाज के हिसाब से बीज देकर न्योता देते हैं। डपली वाले इससे खुश होते हैं और कहते हैं कि हम आपके गांव में जरूर आएंगे, लेकिन पिछली बार की तरह वहाँ कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। एक आदमी कहता है कि आप फिक्र ना करें, इस बार कुछ नहीं होगा। दरअसल गांव में एक साथ कई जातों के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से पूजा करते वक्त सभी अपने अपने देवताओं को अपने तरीके से पूछते हैं। इनको लेकर पिछली बार कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं करेगा। गाँव की शांति और खुशहाली का मामला है। इधर कुछ दिन बाद माइंड को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ फिर से वो ऐसा ही रिपोर्ट सबमिट नहीं करता। बार कांस्टेबल लास्ट वार्निंग देती है तो बूढ़े माइंडी को झिझकते हुए कहती है कि बाबा आपको 15 दिन के लिए और रिमांड पे रहना होगा। बेचारा जज के सामने हार मान जाता है और कहता है कि बेटी मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके लिए यहाँ मुझे रखा गया है? क्या किसी मरे हुए जानवर को दफनाना गुनाह है? पिछली बार एक कुत्ता भी मरा था तो मैंने उसको भी दफना दिया। मेरे बचपन में जो भी गाय और बैल मरते थे उनको मैं ही अपने पिता के साथ दफनाता था। आज ये मेरे लिए गुनाह क्यों बन गया? जबकि वो आदमी भी कह चुका है कि मैंने और को नहीं मारा, सिर्फ दफनाया है। बेटी मुझे जाने दो, गाँव की पूजा का दिन नजदीक है तो मुझे मेरी फसल की चिंता है। जज खुद को सामने माइंड के सामने छोटा कर देती है, कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उनके लिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन था। गांव में पूजा की तैयारी जोर से चलती रहती है। कुम्हार भी मूर्ति बनाकर उसे सुखाने लगता है। फिर एक दिन कृपल माइंड के पास फसल का सैंपल लेकर आता है। माइंड देखकर पहचान जाता है कि फसल को कीड़ा लगा है। उसे कहता है कि तुम्हें कुछ पौनिंदा पत्तों को पीसकर गोमूत्र में मिलाकर एक दवाई करनी होगी और उसे खेतों में छिड़कना होगा। उनके बाद सुरेश और कृपन पौधों को पत्तों को लेकर जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पिछले साल उन्होंने ही मोरों को मारा था। पुलिस वाले को गांव में नहीं आने दिया था। कृपन को इस बात का बहुत पछतावा होता है, इसलिए वह सुरेश और अपने दोस्तों के साथ जज साहिबा के पास चले जाते हैं। कहते हैं मैडम हमने पिछले साल 2 मोरियों को गाँव में मार दिया था, लेकिन इस साल पता नहीं कैसे मोर और उसके बच्चे मारे गए और हमारे माइंडे बाबा उसमें फंस गए। वो बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दीजिए। उनकी बातों को सुनती है, कहती है कि वह जल्दी ही छूट जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आने ही वाली है, लेकिन अब तुम कभी भी किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना। इसके बाद कृपन सुरेश से कहता है कि पापा ने जिन पत्तों के बारे में बताया है तुम जंगल जाकर उन पत्तों को लेकर आओ, तक मैं पूजा के लिए बाकी सामान इकट्ठा करता हूँ। सुरेश सारा गाँव छान लेता है, लेकिन उसे वह कहीं भी पत्ते नहीं मिलते, इसलिए वह बाजार जाकर केमिकल खरीदता है। फिर उसे गौमूत्र में मिलाकर
इसे ही छिड़कता है जैसे माइंडी ने कहा था। इस बीच हम देखते हैं रामायण जो एक नए मंदिर पहुंच चुका है। दर्शन के बाद एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठा। हमेशा की तरह अपने खाने के साथ वह 2 प्लेट निकालता है और उनमें खाना रख देता है। अभी वह दूर बैठे साधु को देखता है। वह साधु डस्टबिन से उठाकर खाना खा रहे थे। फौरन उठकर वहाँ पे जाता है। वह प्लेट साधु को देता है, लेकिन साधु वह प्लेट नहीं लेता। साधु कहता है कि पहले तुम्हें उस प्लेट को डस्टबिन में डालना होगा। रामायण फिर वैसा ही करता है और उस प्लेट को डस्टबिन में डाल देता है, जिसके बाद वह साधु उस प्लेट को उठाता है और खाना खा लेता है। अब रामायण जैसे ही उस पेड़ के ऊपर जाता है तब वो साधु उसे रोकता है और रामायण को पास आकर रामायण के सर पे वो भगवती लगाता है और फिर रामायण पूछता है कि बाबा आपने भगवती मेरे सर पर तो लगाए, फिर हाथ में क्यों रख रहे हो? इतने में वह साधु कहता है कि भगवती तुम्हारे लिए नहीं, भगवती उस लड़की के लिए जो तुम्हारे लिए पेड़ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। रामायण के होश उड़ जाते हैं। तक उसके अलावा उसकी गर्लफ्रेंड को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन ये साधु यह देख सकता था। वह हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करता है और वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुरेश भगवती को माइंडी के पास आ जाता है। बाबा कुछ दिन पहले माइंडी मेरे पास आया था। उसने मुझे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए कहा कि वह उस पहाड़ी पर चलता गया। वह चोटी पे जाकर आसमान को देखने लगा। वो वापस थोड़ा नीचे आया और उसने मुझे भगवती दी और कहा कि ये आपको दूं। इसके बाद वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा और आसमान को देखने लगा। फिर अचानक मोरों की आवाज तेज से आने लगी और इतने में जब मैं मोरों को देखने लगा तब रामायण वहाँ से गायब हो गया। सिर्फ 2 बैग थे जिनको लेकर रामायण आता जाता था। माइंड इसका मतलब समझाता था। तो सुरेश से बोला कि रामायण कहीं गायब नहीं हुआ, वो चोटी से उड़कर वहाँ चला गया जिसे उसे जाना था। उतना कहकर माइंडी उस भगवती को अपने सर पर लगा देता है। अब कोर्ट में माइंडी की पेशी होनी थी, इसलिए 2 पुलिस वाले उसे कोर्ट लाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जज साहब को आने के लिए काफी वक्त है, इसलिए वह माइंडी को वही बैठाकर इंतजार करने के लिए कहते हैं। इतने में माइंडी को अपने गांव का एक लड़का दिखता है। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर अपने खेत चला जाता है। उधर देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। माइंडी ये देखकर बहुत ही दुखी होता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। उधर कोर्ट में जज साहिबा दोनों पुलिस वालों को बहुत सुनाती है कि तुमसे एक बूढ़े आदमी का ध्यान नहीं रखा पाया। किसी असली आरोपी का क्या ख्याल रखो, जाओ उन्हें फौरन वापस लेकर आओ। वह पहले से ही यहाँ से परेशान है। इसके बाद दोनों पुलिस वाले माइंडी के खेत पहुँचते। वहाँ वो माइंडी को खेत कर देखकर काफी दुखी होते हैं और माइंडी को साथ लेने के लिए कहते हैं। माइंडी उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठकर बाइक पे कोर्ट आ जाता है। कोर्ट में जज साहब पूछती है कि बाबा आप कहाँ चले गए थे, आपको ऐसे जाना अलाउ नहीं था। माइंडी उस बात को सुनता तो है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उनके मन में अपनी फसल के लिए बहुत दुख था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। इतने में वह कांस्टेबल जज साहब को बोलता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है मैडम, वो अपने खेत गए थे और उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए वह इस वजह से परेशान है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जज साहिबा फौरन वही कांस्टेबल को दोष देती है, अगर आपने पूरे महीने इस फसल की देखभाल की होती या आपके एसआई ने टाइम पर रिपोर्ट दी होती तो आज इसकी फसल के लिए कोई नुकसान नहीं होता या हम लोगों के बीच नहीं खड़े होते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा है। बेचारा माइंड ये सब सुन रहा था लेकिन उसका मन कहीं और ही लटका हुआ था। उसे रामायण का जाने का दुख और फसल का नुकसान दोनों एक साथ दिख रहे थे। इस बीच व्यास साहब कहती है कि इनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है और वो माइंडी से कहते हैं कि बाबा आप घर जा सकते हैं। वो फॉरेन कांस्टेबल से कहते हैं कि आप इनकी जल्दी से पेपर बनाओ और इन्हें अभी रिहा करो। ये सुनकर कांस्टेबल उन्हें एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ माइंडी के रिहा के कागज बना दिए जाते हैं। माइंडी ऐसे ही गुंज वह एक बेंच पर बैठ जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, जैसे उसे जाने के लिए अब कोई मतलब ना हो। उधर पुलिस वाले भी अपने गपशप में लग जाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। इतने में अब साहब आ जाती है। पुलिस वाले से पूछते कि बाबा अब तक गए या नहीं। उसको देखकर सभी सच उगल जाते हैं। जल्दी जल्दी माइंडी के पेपर बनवा दिए जाते हैं। इसके बाद जज माइंडी के पास पहुंचती है तो एक बेंच पर आके लेटकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ बाकी के पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि बाबा उठो, उठ चलो, आपको घर छोड़ाए। लेकिन माइंडी नहीं उठता। सभी उनको एक एक करके आवाज लगाते हैं लेकिन माइंडी के अंदर कोई हरकत नहीं होती। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो माइंडी को खेती के बारे में सीखा करता था। बाबा उठ जाओ, मुझे और भी आपसे सीखना है, पानी कैसे डालना है, बीजी को कैसे संभालना है। लेकिन माइंडी इतने पर भी नहीं उठता। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और इतने में ही मोरनी की एक तेज आवाज सभी को सुनाई देती है और उसको सुनकर माइंडी एकदम से उठ जाता है। उठते ही वह जज साहब से कहता है कि बेटा मैं अब घर जा सकता हूँ। मुस्कुराकर वह कहते कि बाबा मैं खुद आपको घर छोड़कर आऊँगी। जब वह उसके गांव छोड़कर आती है तब सब वह देखती है कि सभी लोग उसकी खेत में
साथ मिलकर काम कर रहे हैं और योगी भी अपने हाथी के साथ सभी को मदद करवा रहा है। इतने में पुलिस वाले भी उतरकर सभी की मदद करने लगते हैं। अब आता है वो पूजा का वक्त। सभी मिलकर एक साथ पूजा को संपन्न करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस बीच सभी को इंतजार होता है माइंडी का। अभी माइंडी वहाँ हीरो की तरह एंट्री करता है, जिसके हाथ में बॉलीवुड मूवी की तरह हथियार नहीं बल्कि कंधे पर अनाज होता है। दोस्तों, मैंने कभी नहीं देखा था कि मूवी की एंट्री इतनी भावुक हो सकती है। खैर, माइंडी अपनी धान की फसल देवता को अर्पित करता है। इस वक्त गांव का हर आदमी भावुक होता है और इस तरह पूजा का काम पूरा होता है। अब अगले दिन माइंडी अपने दोनों बैलों को खेत में लेकर चला जाता है। खेत में अकेले बैठकर वह सामने देखता है कि मोरनी आकर नाचती रहती है। इसको देखकर वह मन ही मन रामायण के बारे में सोचने लगता है और इतने में वह आसमान में बिजली गिरती है और हमें दिखाया जाता है कि अब वह मोरनी नहीं है। और यही होता है मूवी का द एंड। दोस्तों, इस मूवी का एंड आपको बहुत सारे सवालों को के साथ छोड़ देता है, जिसके जवाब के लिए हमारे पास कमेंट बॉक्स है। इसके अलावा आपने प्रॉमिस किया था कि अगर आपको यह मूवी पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा भी आप मूवीज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह मूवी जितनी सुनने में खूबसूरत है उतनी देखना आपको सुकून देगा। खैर, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।